नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव सक्सेना आपका मंथन क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सब ठीक प्रकार होंगे। और अब यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए, जिस भी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत टिपिकल लगता है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस चैप्टर को आप 2 बार इस वीडियो को प्ले करके सुन लें। मैंने एक कहानी की तरह बताने की कोशिश करी है और इस कहानी की तरह ही आप टाइम लाइनिंग और सीक्वेंसिंग याद करते रहेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए, इस फोटो को आप ध्यान से देखिए। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत एक महत्वपूर्ण फोटो है और इसी फोटो से सारा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। असल में ये एक बैस्टाइल जेल है, पेरिस के अंदर है। और काफी कारणों से जो लोगों में असंतोष की भावना पैदा हुई थी, उसकी वजह से बहुत सारे महिलाएं, पुरुष और बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के साथ साथ उन लोगों ने रेवोल्यूशन की स्टार्ट कर दी थी। इस बास्टाइल जेल को तो उन्होंने तोड़ दिया था, यहाँ के जेलर को मार दिया था और यहाँ से जितने भी कैदी थे वो छुड़वा लिए थे। हालांकि यहाँ पर कैदी ज्यादा नहीं थे, 10 से 20 के बीच में ही कैदी थे, वो उन लोगों ने छुड़वा लिए थे। लोगों को आशा थी शायद यहाँ पर काफी सारा हथियार होगा जो उनके रेवोल्यूशन में काम आएगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो इसके पीछे कारण क्या थे, उसके लिए हमको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जो बास्टाइल वाली घटना हुई थी 14 जुलाई 1789 में हुई थी, 1789 में। और इसके पीछे क्या कारण थे, उसके पीछे थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। देखिए, 1774 में लुइस 16 जब राजा बना था फ्रांस का, तो वो वार्बन डायनेसिटी से था। 20 साल की उम्र में उसकी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी से शादी हो गई थी। लेकिन जब वो राजा बना था तो उसको सारा अपना खजाना खाली मिला था, क्योंकि काफी लंबी वार चली थी। वॉर को मैं आपको बता देता हूँ कि जब ब्रिटेन का कब्जा अमेरिकन कॉलोनीज पे था, तो इन्होंने अमेरिकन का सपोर्ट कर 13 कॉलोनियों को सपोर्ट किया था और इस सपोर्ट में और वॉर में काफी सारा पैसा इनका खर्च हो जाता था। और साथ में इनके जो प्रशासन के खर्चे थे, महंगे शौक थे, महलों के खर्चे थे, नौकरों के खर्चे थे, उनकी सैलरी में भी काफी खर्चा होता था, जिससे धीरे धीरे ये सारा खजाना इनका खत्म हो चुका था। अब जब खजाना खत्म हो चुका था तो इनको टैक्स बढ़ाने की दिमाग में एक आइडिया आया। टैक्स बढ़ाने की वजह ही सबसे ज्यादा दिक्कत का कारण बनी। इससे पिछले आप समझ लीजिए, सोशल जो इनके वर्टिकल्स थे वो 3 भागों में बटे हुए थे। सबसे पहला था आपका क्लैरिजी। क्लैरिजी में राजा, राजा के लोग, मंत्री, ये सब शामिल होते थे। दूसरा जो वर्ग था वो था नोबिलिटी का, जिसमें चर्च और चर्च से जुड़े हुए लोग शामिल होते थे। और तीसरा जो ग्रुप था वो थर्ड स्टेट कहलाता था। और ये जिसमें आम आदमी, आपका वर्कर, किसान, ये सब शामिल होते थे। और सबसे दुर्भाग्य की बात थी कि जो टैक्स देना पड़ता था इन तीसरे वर्ग के लोगों को ही देना पड़ता था। और चर्च जो एक टैक्स लेती थी उसको टीथे बोलते थे। और टीथे एक ऐसा टैक्स, चर्च का टैक्स था जिसमें वो लोग कहते थे कि आपने साल भर में जितने भी पाप किए हैं उस पाप को धोने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक टीथे नाम का कृत किया जाएगा, जिससे आपका पापों को मुक्ति होगी। और ये मैंडेटरी कर दिया था लोगों के लिए। साथ में क्लर्जी जो टैक्स लेता था उसको अपनी जो उपज का 1/3 पार्ट उसको देना पड़ता था। और डायरेक्ट टैक्स भी थे, इनडायरेक्ट टैक्स भी थे, काफी सारा टैक्सेशन इन्होंने थर्ड स्टेज पर लाद रखा था। आप देखिए, इस फोटो से आप देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था थी। ये नोबल लोग हैं और ये क्लर्जी लोग इस तरह से इनका दमन करते थे। अब फ्रांस के साथ में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, एक तो टैक्स बढ़ाने का दबाव था, पॉपुलेशन इनकी 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी। फूड ग्रेन की डिमांड जो थी वो बढ़ रही थी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी और खाने की डिमांड भी साथ साथ बढ़ रही थी। और जो फूड ग्रेन्स थे वो इतने नहीं थे पर्याप्त मात्रा में कि लोगों का अपना पेट भर पाए। तो उससे क्या होता था, जब किसी मटेरियल की शॉर्टेज होती है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो उनके जो डेली अपना ब्रेड वो लोग सेवन करते थे उसकी प्राइस काफी ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन सैलरीज जो थी, लोग सेलराइज पर्सन थे, उनकी सैलरियां नहीं बढ़ रही थी, खर्चे बढ़ रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, जिससे वो सैलरी उनके लिए काफी नहीं थी। तो हर चीज के दाम बढ़ रहे थे, चारों तरफ काफी क्राइसिस हो रहा था। तो मिडिल क्लास के आप जब ये सब प्रॉब्लम हो रही थर्ड स्टेट की, तो कुछ विचारवादी लोग, कुछ समझदार लोग आए, जिसमें से ये 3 हैं, रोसू, मॉन्टेक्यू और आपका जॉन लॉक। इन तीनों का आप फोटो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तीनों लोगों का कहना था, जॉन लॉक का यह कहना था कि 2 टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, मोनार्की व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। रोसू का कहना था कि प्रॉपर्टी
ए फॉर्म ए गवर्नमेंट, मतलब प्रॉपरली एक सरकार का निर्माण करना चाहिए, हु कंट्रोल सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब लोग होने चाहिए, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए और उन्हीं की सरकार होनी चाहिए और सारा कंट्रोल उनके हाथ में होना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं ये भी मोनार्की के खिलाफ थे। और तीसरे जो महाशय है मॉन्टेक्यू, उनका ये कहना था कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यानी कि लेजिस्लेटिव प्रशासन, आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी न्याय व्यवस्था बिल्कुल तीनों अलग होनी चाहिए। इन तीनों का कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। यदि एक के हाथ में होगा तो डिक्टेटरशिप होने की संभावना बढ़ जाती है। तो रेवोल्यूशन का जो नेक्स्ट फेज आया था, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, इसके क्या कारण थे? लुईस 16 को टैक्स बढ़ाना था, लेकिन किसी भी मोनार्क के पास में फ्रेंच में उस टाइम इतनी प्रॉब्लम थी कि वो टैक्स अपने आप से नहीं बढ़ा सकता था। तो इस टैक्स बढ़ाने के लिए उन्होंने एक जनरल असेंबली मीटिंग को बुलाया। 5 मई 1789 को ये मीटिंग बुलाई गई और जो लास्ट मीटिंग थी वो 1614 में हुई थी, यानी काफी टाइम बाद ये मीटिंग बुलाई गई थी। लोगों को लगा इस मीटिंग के पीछे कुछ ना कुछ वजह है और हो सकता है इसमें लोगों का भला भी हो, लेकिन काफी जो समझदार लोग थे वो समझ रहे थे कि टैक्स इंपोजिशन की सारी प्रैक्टिस हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का जनरल मीटिंग वर्सेटाइल में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि हर क्लास से कुछ रिप्रेजेंटेटिव बुलाए जाते थे। तो 300 रिप्रेजेंटेटिव आपके क्लैरिजी ग्रुप से आए थे, 300 रिप्रेजेंटेटिव आपके नोबिलिटी ग्रुप से आए थे और 600 आए थे आपके थर्ड स्टेट से। अब थर्ड स्टेट्स का शेयर ज्यादा था रिप्रेजेंटेटिव का, उसमें काफी समझदार पढ़े लोग आए थे, पढ़े लिखे लोग आए थे। हालांकि थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव में कोई भी महिला को शामिल नहीं किया गया था, किसी कलाकार को, किसी विद्वता को शामिल नहीं किया गया था। तो लोगों का ये कहना था थर्ड स्टेट का कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको 1 वोट 1% का शेयर मिलना चाहिए। तो राजा को टैक्स बढ़ाना था, यदि इनकी मेजोरिटी होती तो ये एक्ट पास नहीं होने देते, और एक्ट पास नहीं होने देते तो ये इनका राजा का टैक्स बढ़ नहीं पाता। तो राजा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये डिमांड को बिल्कुल डिनाई कर दिया। अब जब थर्ड स्टेट के पास वोटिंग राइट, वोटिंग परसेंट ज्यादा थे और उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, तो राजा ने थर्ड स्टेट को जो भी डिमांड्स थी उनको मानना बिल्कुल खत्म कर दिया और 1 वोट 1% वाली बात बिल्कुल आर्ग्यू को फेल ही कर दिया। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने जनरल असेंबली को बिल्कुल वॉकआउट कर दिया, और वॉकआउट कर दिया तो उन्होंने अपना 20 जून को उन्होंने क्या किया कि अपना एक वर्सेटाइल में इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहां पर अपनी मीटिंग रखी। और इस प्रेजेंटेशन में आप जो फोटो देख रहे हैं यही फोटो वहां की है। जो टेनिस कोर्ट बोला जाता था उसका, वहां पर उन्होंने असेंबली रखी और 2 मांगे रखी कि एक तो हम अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और दूसरा मोनार्क सिस्टम को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो इस हादसे की तस्वीर को जिसने बनाया था वो जैक्स लुइस डेविड थे। इस नाम को आप याद कर लीजिए, हो सकता है ये आपके 1 लाइनर क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप आए, तो इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर, ठीक है। और थर्ड स्टेट में कुछ काफी समझदार भी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जिसके आप फोटो दे सकते हैं। एक मीराबाऊ थे, एक एबेसियस थे। तो मीराबाऊ ने एक जर्नल लेकर आए थे मीटिंग में और काफी पावरफुल स्पीचेस दी, और एरिस्टोटल ने एक अपना पैम्पलेट लेके आए थे जिसमें लिखा था व्हाट इज थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट को क्या होना चाहिए, कहाँ है और क्या आगे की रणनीति है, ये सारा सब कुछ उन्होंने मैटर दिए और अपने विचार उन्होंने मीटिंग में रखना स्टार्ट किए। अब देखिए नेक्स्ट फेज शुरू होता था, स्प्रेड ऑफ ग्रेट फियर। अब इसमें क्या होता है कि लोगों में काफी सारे डर था, टैक्स बढ़ने का था, भयंकर सर्दी हो गई थी उसी साथ में जब ये फ्रांस में सारी चीजें हो रही थी, और जितनी भी आपकी फसल थी वो नष्ट हो चुकी थी। खाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं था, ना राशन था, और सप्लाई जो थी बिल्कुल बंद हो गई थी। तो महिला शॉप्स पर इकट्ठी होती थी, लंबी लंबी लाइन लगाती थी बच्चों के साथ में। जब उनका नंबर आता था तो वो शॉप्स का सामान खत्म हो जाता था या शॉप्स का टाइम खत्म हो जाता। तो ये सब चीजें हो गई। 14 जुलाई तक एक संघर्षपूर्ण स्थिति चलती रही और 14 जुलाई को भीड़ इकट्ठी होना स्टार्ट हो गया। अभी जब भीड़ इकट्ठी हुई तो आप पहले सीन पर पहुंच जाइए वापस रिज्यूम। जो बैस्टाइल वाली घटना थी वो वहां पर हो गई। बैस्टाइल वाली घटना में क्या हुआ कि जब लोगों ने जेल पर आक्रमण कर दिया और काफी मात्रा में लोग आ गए, तो राजा ने अपने सैनिक भेज दिए, जिसमें 200 से 300 लोगों के मारे जाने की खबर थी और काफी बड़ी मात्रा में घायल हुए थे। ये जो घटना थी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफी ज्यादा आपका इसका कारण बनी, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो जब ये सब घटना हो गई, काफी सारे लोग थे, लोग मारे भी गए, कंट्रोल भी हो गए, ये पूरे फ्रांस में आग की तरह फैल गई।
तो राजा को लगा कि अब उनको जनरल असेंबली की मांग को मान लेना चाहिए और फाइनली उन्होंने मांग लिया। तो फिर फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल, इन तीनों बातों में आप अंतर समझ लीजिए। इस प्रेजेंटेशन पर आपको एक फोटो दिख रहा है आपको, जिसमें राजा होता है, जुडिशरी सेपरेट होती है, राजा के पास कंट्रोल लेजिस्लेचर का रहता है, लेकिन उनके पास वीटो पावर रहती है। राजा की अपनी मनमानी थोप नहीं सकते थे, लेकिन राजा के विचारों को मानना लेजिस्लेचर का दायित्व था। जितने भी एक्टिव और पैसिव लोग थे, एक्टिव और पैसिव पहले आप समझ लीजिए। एक्टिव में वो लोग थे जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर थी और काफी सारा टैक्स पे करते थे, उनको एक्टिव सिटीजन माना गया। और महिलाओं और जो कम टैक्स या बिल्कुल टैक्स नहीं देते थे, उनको पैसिव सिटीजन माना गया। यानी केवल 4 मिलियन आउट ऑफ 28 मिलियन कंसीडर्ड एज ए एक्टिव सिटीजन हु इलेक्ट द मेंबर्स एंड सेंड टू द जनरल असेंबली। तो आप समझ सकते हैं कि कितने जो ताकत थी वो कुछ ही लोगों के पास थी, सबको उनके राइट्स नहीं मिले थे। तो 4 अगस्त 1789 में असेंबली ने एक पास करते और उसको फेडरलिज्म सिस्टम को लागू कर देते हैं, जिसमें टैक्स में भी काफी सारे विचार उनके शामिल हुए। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या रखे गए? जो इनिशियल रखा था उसमें लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, यानी कि मोनार्क की पावर को काफी ज्यादा उन्होंने कंट्रोल कर दिया था। सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों को आपको अलग कर दिया था। रिच मैन को ही केवल राइट ऑफ वोट था, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे। नो राइट टू वोट पैसिव सिटीजन्स, यानी कि पैसिव सिटीजन हो सकते उनको वोट नहीं था, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं मिल पाया था। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट मैन एंड सिटीजन्स, तो ये आप एक फोटो देख सकते हैं, इन्हें डिक्लेरेशन दिया था राइट मैन और सिटीजन्स का। तो इसमें आपका क्या रहा? तो इसमें काफी सारा रिएक्शंस रहा। ये आप फोटो के कुछ ग्राफ देख सकते हैं, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल किए गए थे। ये पॉलिटिकल सिंबल्स हैं। ये लाल टोपी की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आपके प्रियम्बल का फोटो है, ठीक है। ये इस तरह से अलग अलग फोटो थे। फ्रेंच एबलिश मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक, तो ये हुआ कैसे, पॉसिबल कैसे हुआ? अप्रैल 1792 में वार अगेंस्ट पर्शिया ये डिक्लेयर हो गया था। जब ये डिक्लेयर हुआ था तो 1792 में नेशनल असेंबली को पता लग गया कि राजा जो हैं वो पर्शिया के साथ कुछ सांठ-गांठ कर रहे हैं, तो नेशनल असेंबली ने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। जब युद्ध छिड़ा तो थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर उनके संग शामिल हो गए। वॉलंटियर ने उनका साथ देना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने सोचा ये देश के खिलाफ लड़ाई का बिल्कुल उचित समय है, और वो काफी सारी रैलीज निकालने लगे, काफी सारे धरना प्रदर्शन करने लगे। और इसी के साथ में जैसे एक नेशनल एंथम है वो भी कंपोज किया गया, जिसको मार्शलाइज बोला गया। मार्शलाइज जिसने कंपोज किया था वो थे रॉजर डी लेस्ले। तो इन्होंने आज की डेट में फ्रांस का जो राष्ट्रगान है वो उन्होंने कंपोज किया था। तो लोग इसको गाते हुए अपना रैली प्रदर्शन कर रहे थे। काफी सारे क्लब्स बने, जिसमें एक मशहूर क्लब था जैकोबिन क्लब। ये इसका जो सबसे फेमस क्लब था, ये जो एक फार्मर कॉन्वेंट था सेंट जेकब इन पेरिस में, उसके नाम पर इसका जैकोबिन क्लब नाम पड़ा था। वुमेन्स जो महिलाएं थी उनको भी अपने अब तक अधिकार नहीं मिले थे, उन्होंने भी अपने अलग अलग क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। ये एक अलग तरह के कपड़े पहनते थे। देखिए फोटो में आप देख सकते हैं, ये अलग तरह के कपड़े, एक धारीदार पजामा पहनते थे, सब पे एक लाल टोपी थी। लाल टोपी सिंबल था आपका कम्युनिज्म का। तो ये एक अलग विचारधारा रखते थे। इस तरह ये लाल इनका सिंबल ऑफ था। इन लोगों को सेंट प्लूटास बोला जाता है, यानी कि विदाउट नी ब्रीचेस, यानी कि घुटनों पर किसी तरह का कोई ये अपना कपड़ा नहीं पहनते थे। यानी कि आप जो देखेंगे नोबल और क्लैरिज लोग जब कपड़े पहनते थे तो अपने ब्रीचेस पहनते थे। ये ब्रीचेस का उन्होंने बहिष्कार किया और लाल टोपी को इन्होंने स्टार्ट किया पहनना। 10 अगस्त 1792 में जैकोबिन ने प्लेस ऑफ टेरिटरीज में इलेक्शन कराए और काफी सारे उसने चेंज कराए, जो जैकलिन रिवॉल्ट के नाम से आप देख सकते हैं। 21 सितंबर 1792 में मोनार्की को खत्म कर दिया गया और 21 साल से ऊपर के लोगों को वोटिंग के राइट्स इन्होंने दे दिए थे अपने। और अब एक नई चीज थी, नेशनल असेंबली को नया नाम दे दिया था कन्वेंशन। अब जब सारी
जैकोबियन क्लब के ये हेड थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, इनके हाथ में सारी पावर आ गई थी। 1793 से 1794 में इन्होंने जो कोराम मचाया वो द रीजन ऑफ टेरर कहलाया। अब द रीजन ऑफ टेरर क्यों कहलाया? इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई। पॉलिसी में ये था कि जो भी लोग इनका विरोध करेंगे ये इनके दुश्मन होंगे। इन्होंने काफी लॉज भी बनाए। मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वेजेस और प्राइस को कंट्रोल किया इन्होंने। मीट और ब्रेड की रिक्वायरमेंट को इन्होंने राशन किया और इक्वलिटी का सबको हक दिया। और आप इनके फोटो के साथ में जो एक हथियार देख रहे हैं गिलेटाइन, इनका इन्होंने बहुत मात्रा में इस्तेमाल किया, मैं बताता हूं आपको। डायरेक्ट रूल ऑफ फ्रांस, जब इनके हाथ में सारी पावर आ गई तो इन्होंने क्या किया, वेल्जर मिडिल क्लास को सीज करने के लिए इन्होंने कोशिश की। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, दे अपॉइंटेड ए डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव मेड अप टू 5 मेंबर्स। तो डिक्टेटरशिप इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखकर इन्होंने मिलिट्री डिक्टेटर और नेपोलियन, जो बाद में नेपोलियन के बारे में आप पढ़ेंगे, वो उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट चैप्टर में, क्लास जो 10th का है आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ में जो कहानी होती है वो कहानी ये होती है कि ये राजा को बंदी बना लेते हैं। और जब राजा को बंदी बना लेते हैं और राजा को, ये एक प्लेस था डेला कॉनकॉर्ड कर वहां पर पब्लिकली इन्होंने गिलेटाइन से इनका सर घर से अलग कर दिया। और 15 से 20 दिन बाद माना जाता है रानी का भी इन्होंने वही हाल किया था। ये जो रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे नोबल पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, जो क्लर्जी के थे या खुद की पार्टी के जो लोग थे, तो उन्होंने एक अपना ट्रिब्यूनल अलग बनाया था। ट्रिब्यूनल में जो भी गिल्टी प्रूव हो जाता था उसको गिलेटाइन कर देते थे। गिलेटाइन यानी कि उस पर्टिकुलर, जो आपने पिक्चर लास्ट स्लाइड में देखी थी, उसके नीचे सर रखकर बिल्कुल घर से अलग कर देते थे, उसको गिलेटाइन बोलते थे। जो भी देश से द्रोह करता था तो उसको ट्रिजन बोलते थे। गिलेटाइन यानी कि मारने वाला यंत्र, जिसका आप फोटो देख चुके हैं। तो ये सब रॉबेस्पियर के इन्होंने अपना काम किया था। इसमें एक काम उन्होंने ये किया था कि टाइटल को एब्लिश कर दिया था, यानी कि जो मॉन्डिसर यानी कि सर को कहते हैं, मदाम यानी कि जो मैडम को कहते थे, अब उसकी जगह उन्होंने सिटिजन और सिटियन नाम दे दिया था, यानी कि नागरिक और नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने कर दिया। किसी की कोई उपाधि नहीं थी। चर्चों को बंद कर दिया था। चर्चों को बंद करके सरकारी ऑफिस की तरह उनका इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया था और उसमें अपने बैरक भी बना दिए थे। लेकिन 1794 में इनका दोषी पाए जाने पर इनको खुद गिलेटाइन होना पड़ा और इनका जो काल था वो उनका 1714 में खत्म हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बना, मिडिल क्लास की सरकार बनी, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई थी, ये मंत्री बनते थे, किसी एक व्यक्ति के पास कंट्रोल नहीं था। ठीक है। अब मेन बात आती है कि महिलाओं को क्या अभी तक अधिकार मिल पाए थे? महिलाओं को अधिकार अभी तक नहीं मिल पा रहे थे। ये आप जिस लेडी का फोटो देख रहे हैं, द लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी वुमेन, ओलंपिया डिलोगो, 1748 से 1793 तक इनका जीवन काल रहा। इन लोगों ने काफी संघर्ष किया महिलाओं को उनको अधिकार दिलाने के लिए, जो मिल नहीं पा रहे थे। तो शुरुआत से महिलाएं काम कर रही थी। महिलाओं को थर्ड स्टेट में काम करता था। इनकी ट्रेनिंग वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं होती थी और इनको वेतन जो होता था यानी कि सैलरी वो पुरुषों से कम रहती थी। थर्ड स्टेट की पैसों को भी देखना पड़ता था और अपने घर का भी था। थर्ड स्टेट में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। केवल नोबल और क्लर्जी में जो मालदार महिलाएं थी, केवल उनको ही पढ़ने का अधिकार था और उनको ही अपनी मनपसंद शादी करने का अधिकार था। महिलाओं की मुख्य मांग थी वोट की, जो इन्होंने अभी तक नहीं दी गई थी। 1791 के कानून में भी इनको पैसिव सिटीजन बना दिया था। सबके लिए स्कूल, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी वुमेन के लिए, उन्होंने एक रिफॉर्म अच्छा लाए थे। उन्होंने स्कूलिंग को कंपलसरी किया था, शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे और मैरिज के लिए एक सिविल लॉ कोड बना दिया था, जो जिसमें शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया था। ऐसा नहीं था कि आप कभी भी किसी को साथ शादी करके आप अपने घर में रख सकते हैं और छोड़ सकते हैं, इस तरह से नहीं था। डाइवोर्स को भी इन्होंने इलीगल बना दिया था और जॉब के लिए इनको स्किल्स प्रोग्राम चलाए, तो ये इस गवर्नमेंट ने किया था।
साथ में महिलाओं के खिलाफ कुछ चीजें अभी भी स्ट्रिक्टनेस लागू थी, जैसे ये क्लब नहीं बना सकती थी, कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया, कईयों को मार भी दिया गया। वोटिंग राइट्स और समान वेतन वाली लड़ाई इनकी 200 साल तक चलती रही, जिसको माना नहीं गया। यानी कि 1946 में हमारे देश के आजाद होने से 1 साल पहले इनको वोटिंग राइट्स मिला है। तो आप समझिए इनको कितना संघर्ष करना पड़ा अपने वोटिंग राइट्स के लिए। तो इसके बाद जो गवर्नमेंट बनती है वो नेपोलियन की थी। नेपोलियन आपके नेक्स्ट क्लास में आएगा। अब इस चैप्टर में जो अगला फेज है मैं आपको बताता हूँ, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता था आप इसको एक बार ढंग से समझ लीजिए। देखिए ये अफ्रीका है और अफ्रीका के अलावा अमेरिकन है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के है, और ये आपका ब्रिटेन है। इसको समझ लीजिए। जो अमेरिकन कॉलोनीज थी, अमेरिकन कॉलोनीज में आपके चाय का व्यापार, कॉफी का व्यापार और जूट का व्यापार, ये सारे जो व्यापार होते थे, उस काम करने के लिए लेबर की आवश्यकता होती थी। और जो लेबर थी वो अपने यूरोप से जाने को तैयार नहीं होती थी, यानी कि वो दूसरे देशों में जाकर काम नहीं करना चाहते थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि अफ्रीका के जो सी पोर्ट्स वाले कंट्रीज हैं वहां सर इन्होंने स्लेव्स को खरीदना और बेचना स्टार्ट किए। ये स्लेव्स को खरीदते थे और अमेरिकन कॉलोनी में जो उनके ठेकेदार थे उनको बेचते थे, और इन्होंने इनको निग्रो नाम दिया हुआ था। ये 3-3 महीने जहाज पर इनको लाद कर जानवरों की तरह ले जाया जाता था। काफी लोग तो जहाज पे ही मर जाते थे, और जहाज पर मर जाने के बाद ये इनको समुद्र में फेंक देते थे। जो जिंदा बचते थे उनको ठेकेदारों को बेच दिया जाता। वो दिन रात देर इनकी से काम करवाते थे, और बस जिंदा रहना ही इनका सबसे बड़ा इनाम था। और यूरोप की एक पोर्ट सिटी है जैसे बॉर्डेक्स है और नेंटल्स है, इनकी अर्थव्यवस्था इस स्लेवरी बिजनेस पे ही चल रही थी। 18वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के जो कुछ अच्छे लोग थे, इन लोगों ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया था कि ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। 1794 में इसको समाप्त किया गया, लेकिन दुर्भाग्य 10 साल बाद नेपोलियन ने इसको फिर शुरू कर दिया। लेकिन 1848 में फ्रेंच कॉलोनी में स्लेवरी की हमेशा के लिए समाप्त इसको कर दिया गया था। तो ये जो स्लेवरी वाला चैप्टर था, इसमें यही कंटेंट आपको याद रखना है। ये जो कहानी है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, इसमें क्या था, 1789 में समाज में काफी बदलाव दिखे। सरकार ने इक्वलिटी और लिबर्टी के प्रति सब लोगों को आश्वस्त किया और इसको रेगुलर प्रैक्टिस में भी लाए। सेंसरशिप को खत्म कर दिया गया। सेंसरशिप का मतलब होता है कि प्रेस को और मीडिया को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं थी। उनको पहले एक अप्रूवल लेना पड़ता था, वो अप्रूवल लेना इन्होंने बंद कर दिया। यानी कि सेंसरशिप, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी इन्होंने दोबारा इसको रिस्टोर कर दिया था, कोई भी कुछ कर सकता था। 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था और प्राइवेट प्रॉपर्टी लॉ बनाया उसने। यूनिट ऑफ वेट और मेजर के लिए उन्होंने डेसिमल को स्टार्ट किया, और 1815 के वाटरलू में वो हार गया था। अब ये कैसे हारा, क्या हुआ, आप नेपोलियन जब डिटेल में पढ़ेंगे तब ये आपके सिलेबस में आएगा। इसके लिए क्विक रिव्यू के लिए मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था, एक टाइम लाइनिंग आपको याद होनी जरूरी है। मैं टाइम लाइनिंग को रिपीट कर देता हूँ। 1774 में लुइस राजा बना। 1775 से 89 तक पॉपुलेशन बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ब्रेड, सिल्ली और लोगों के सैनिटाइजेशन, रहने व्यवस्था में काफी दिक्कत आ रही थी। 5 मई को जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी। 20 जून को इंडोर टेनिस कोर्ट की मीटिंग हुई थी। 14 जुलाई को बैस्टाइल वाली घटना हुई थी। 4 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की खत्म कर दिया गया था। 1791 में नेशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बनाने की ओथ लोगों ने ले ली थी। 1792 में वार अगेंस्ट पर्शियन ऑस्ट्रेलिया हो गया था। 1793 और 94 में रीजन ऑफ टेरर रहा था रॉबर्ट्सपियर का। 1794 में स्लेवरी एंड हो गया था। 1848 में इसको फाइनली स्लेवरी एंड कर दिया गया था। वो सब 1794 में खत्म किया था, तो नेपोलियन ने इसको दोबारा स्टार्ट किया था। वो 1804 में नेपोलियन राजा बन गया था। यह है फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक शॉर्ट समरी। आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे और एक कहानी की तरह याद कर लेंगे तो सारे इंसिडेंट आपको